शिवांगी ने अभी भी अजय पर बंदूक पॉइंट कर रखी हुई थी। अजय ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, तो फाइनली तुमने मुझे पहचान ही लिया, बहुत अच्छा हुआ। मैं भी इस पहचान को छुपाते छुपाते थक चुका था। अब आमने सामने की बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अब आमने सामने की ही बात होगी। मुझे भी जानना है कि आखिरकार आपने मुझे और अर्जुन को दूर करने के लिए ऐसी साजिश क्यों रची। यहाँ तक कि मेरी याददाश्त जानने के बाद जब फिर से मेरा अर्जुन के साथ सामना हुआ, उसके बाद भी आपने अपने कदम पीछे नहीं लिए, बल्कि फिर से मेरा किडनैप किया। शिवांगी एक से बढ़कर एक सवाल अजय से पूछ रही थी। शिवांगी जानना चाहती थी कि आखिरकार इतना कुछ करने के पीछे अजय का क्या मकसद है। अजय जी ने तालियां मारते हुए हंसते हुए बोले, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अर्जुन ही मायने रखता है। आप मुझे बताइए बड़े पापा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे, पूरे परिवार को? सब आप पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे ना, तो फिर आपने सभी के विश्वास को क्यों चकनाचूर किया? आपको पता है पापा और चाचा जी को जब सच पता चलेगा तो क्या हाल होगा, क्या बीतेगी उन पर? शिवांगी बोली, उन दोनों भाइयों के मेरे सामने बात भी मत करो। तुम्हें अपने पिता और अपने चाचा की फिक्र है, मेरा क्या तुम्हें पता भी है। आज तुम अगर जिंदा हो तो सिर्फ मेरे ही रहम करम पर, वरना तुम्हारे उस पिता ने तो तुम्हें जन्म देते ही मार देने के लिए सोच लिया था। अगर वक्त पर मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पहुंचता तो शायद तुम मर जाती। मैंने सोचा कि तुम्हें यह बता दूं कि तुम अनाथ थी, तो शायद तुम मेरी बात मानने लग जाओगी। लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें अनाथ होने का झूठ तो बता दिया, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़का आ गया जिसने तुम्हारे अंदर के दुख दर्द को पूरी तरह से दूर कर दिया, और तुम एक पल के लिए पूरी तरह से भूल गई कि तुम अनाथ भी हो। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से शादी करने के लिए घर से भाग रही हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ 3 साल पहले हुआ, वो मेरे कारण ही हुआ, और यह सब कहने में और मुझे बताने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। अजय ने कहा, लेकिन सवाल तो अभी भी वही है ना बड़े पापा, कि आखिर आपने इतना सब क्यों किया? जायदाद के लिए तुम्हारे दादाजी ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया और तुम्हारी बहन के नाम कर दिया। तुम्हारी बहन को तो मैंने मार दिया, लेकिन तुम बच गई। तुम्हें मारने के लिए मैंने मंदिर के बाहर एक पहले से ही ट्रक का इंतजाम कर दिया था, लेकिन उस एक्सीडेंट में तुम बच गई, लेकिन याददाश्त चली गई तुम्हारी। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी याददाश्त जाने का फायदा उठाऊंगा, लेकिन उस वक्त फिर से तुम्हारी जिंदगी में एक और लड़का आ गया, और उस लड़के ने भी तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुम उस दिल टूटे सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने माँ बाप से इजाजत ले मुंबई आ गई। और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे पिता से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने अपने भाई की मदद से तुम्हें मुंबई भिजवा दिया। मुंबई भी मैंने अपने लोग भेजे, लेकिन अपने दोस्तों के अलावा तुमने तो कसम खा रखी थी ना कि किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करोगी। पर ना जाने 3 साल बाद यह अर्जुन नाम की दीवार कहाँ से आ गई। अपने फायदे के लिए मैंने एक बिजनेसमैन से तुम्हारी शादी तय की। तुम्हारे पिता को भी मुश्किल से मैंने मनाया, लेकिन तुम्हारे चाचा ने पूरा प्लान खराब कर दिया। जब उसने अर्जुन शेखावत को तुमसे शादी करने के लिए कहा, मेरा पूरा बना बनाया प्लान खराब हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी के बदले मुझे कितने करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन मुझे करोड़ों का घाटा हो गया सिर्फ जायदाद के खातिर। आपने इतना कुछ कर दिया। अगर आप जायदाद ही चाहते थे तो आप बोल भी सकते थे ना। उसके लिए आपने अपनी खुद की बेटी की जान ले ली और मेरी जान लेने के लिए भी तैयार हो गए। शिवांगी बोली। शिवांगी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पिता सिर्फ जायदाद के लिए अपनी ही बेटी को मार सकता था। किसने कहा कि वह मेरी बेटी थी? माया मेरी कोई बेटी बेटी नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे एक अनाथालय से गोद लिया था और घर जाकर सबको बता दिया कि वह मेरी बेटी है। लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता कि उसके अंदर तो मेरा खून था ही नहीं। मुझे लगा कि उसके आ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हुआ क्या? उसे भी ना जाने किसी अनजान लड़के से प्यार हो गया, और उस प्यार की खातिर वह सब कुछ बेचकर उसके साथ जाना चाहती थी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। इस जमीन जायदाद के लिए तो मैंने इतना कुछ किया। उस अनाथ लड़की को अपने घर लेकर आया, लेकिन उस अनाथ लड़की का क्या? वह सब कुछ बेचकर मुझे सड़क पर लाना चाहती थी, इसलिए मैंने मार दिया उसे, और अब तुम्हारी बारी है। अजय की बात सुनकर शिवांगी हंसते हुए बोली,
बड़े पापा, यही तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको क्या लगा कि जब मुझे यह पता चलेगा कि आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, तो मैं अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करूंगी। प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता चल चुका था कि दादाजी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे नाम है इसके बारे में तो आपको पता था। लेकिन इसमें एक और क्लोज था, शायद वह आप भूल चुके हैं कि शादी के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम पर होगी, यानी कि अर्जुन के नाम पर। इसलिए अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी आपके हाथ जमीन जायदाद रुपया पैसा कुछ नहीं लगेगा। जो कुछ भी आपने इतने साल किया वो सब धरा का धरा रह जाएगा। यह कहते हुए अगले ही पल शिवांगी ने बिना सोचे समझे बंदूक चला दी। बंदूक से निकली हुई गोली पूरी रफ्तार के साथ अजय के घुटनों पर जाकर लगी और अगले ही पल अजय नीचे जमीन पर दर्द से तड़पते हुए गिर गया। अजय शिवांगी की तरफ हैरान होकर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि शिवांगी इतनी ज्यादा कठोर हो सकती है। क्या हुआ बड़े पापा, आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? आपको तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपके भेजे हुए गुंडे को तो मैंने पहले ही अपना यह रूप दिखाया हुआ है। क्या आपको उन लोगों ने बताया नहीं कि मुझे बंदूक चलाना आता है? मेरे किसी अपने ने ही मुझे यह सब सिखाया है। मुझे अपनी रक्षा करनी बहुत अच्छे से आती है, शिवांगी बोली। अजय दर्द से तड़पते हुए शिवांगी से बोला, इसके बारे में तो मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में तुम्हें पता था, यानी कि तुम्हें शक कब हुआ? अजय की बात सुनकर शिवांगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई है तो कभी भी वापस नहीं आएगी? मेरी याददाश्त हॉस्पिटल में ही वापस आ गई थी। 3 साल पहले जब आपने मेरा एक्सीडेंट करवाया था ना, तो वहां मैंने एक आदमी को देखा था। उस आदमी का चेहरा मैं तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके हाथ में बने हुए टैटू को मैं बहुत अच्छे से पहचान गई। और जब फिर से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। और जब आप लोग अस्पताल में मुझसे मिलने आए तो मैंने वही टैटू आपके हाथ में देखा, तो मुझे शक हुआ। इसकी वजह से मैंने किसी को सच नहीं बताया कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। एक बात और बताओ बड़े पापा, जिस लड़के को आप मुझसे दूर करना चाहते थे, जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी, वह और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही था। आर्य ही अर्जुन है बड़े पापा। शिवांगी के सच के बारे में जानकर अजय काफी ज्यादा हैरान हो गया। वह खुद से मन में बोला, तो इसका मतलब इस लड़की ने मुझे बेवकूफ बना दिया। इसे बहुत वक्त पहले से ही सच पता था। राका जो अजय के करीब बैठा हुआ था, उसने गुस्से से शिवांगी की तरफ देखा। उसकी वजह से आज उसका बॉस दर्द से तड़प रहा था। उसने अपनी गन निकाली और शिवांगी को पॉइंट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने हमारे बॉस को गोली मार दी तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारे बॉस को कुछ भी हुआ तो तुम भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। राका ने जैसे ही अपने शब्द पूरे किए तो अजय के बाकी आदमियों ने भी एक एक करके शिवांगी पर बंदूक तान दी। शिवांगी के चारों तरफ इस वक्त बंदूकधारी खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को देखकर शिवांगी के चेहरे पर डर की एक सिकन तक नजर नहीं आ रही थी। बड़े पापा, आपके लोग सच में बड़े अनाड़ी है। इन्हें लगता है कि मैं इनकी धमकियों से डर जाऊंगी। बताइए इनको कि मैं आपके ही परिवार की हूँ और आपके ही परिवार का खून हूँ। माना कि आपके लोग मुझे यहाँ तक किडनैप करके लेकर आए हैं, लेकिन यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर किडनैप तो होकर आई हूँ, लेकिन अकेली नहीं आई हूँ। शिवांगी की गोल गोल बातों को सुनकर अजय की दर्द भरी आवाज आई, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। उसे इस तरह से चारों तरफ देखते हुए अजय और आका ने भी अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो हैरान रह गए। उसके आसपास कई लोग मौजूद थे जिन्होंने उनके लोगों के कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई थी। शिवांगी ने फिर से अपनी बात आगे कही, मैंने कहा था ना, मुझे किडनैप करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप तो शेर की गुफा से मुझे लेकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है आप इतनी आसानी से बच जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन और अतुल शेखावत इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? अजय जोर से चिल्लाते हुए बोला। अब इतनी जोर जोर से चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। तुम हार चुके हो मिस्टर अजय राजपूत। अचानक से वहाँ एक जानी पहचानी आवाज आई। जब अजय ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर अर्जुन अपनी काली गहरी आंखें गुस्से से लाल किए हुए खड़ा था। तुम? अजय हिचकिचाया। क्या हुआ ससुर जी?
मेरा आना अच्छा नहीं लगा आपको? क्या करूँ, आना पड़ा, क्योंकि आप तो मेरी बीवी को मेरे ही घर से किडनैप करके लेकर आ गए। अगर आप उससे मिलना चाहते थे, तो घर आ सकते थे। मैं मना नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरी पत्नी से मिलने की कोशिश की है ना, सच में बहुत गलत है। मैं तो अपने हाथ से सजा देता, लेकिन क्या करूँ, आपकी सजा तो पहले ही मुकद्दर हो चुकी है। मेरी पत्नी ने आपको आपकी हकीकत तो दिखा ही दी है। बाकी की हकीकत मैं आपको दिखाता हूँ। यह कहते हुए अर्जुन ने अजय को उसकी कॉलर से पकड़ लिया। अर्जुन अजय को जबरदस्ती उठाते हुए मुंह पर एक पंच मारा और फिर से अजय जमीन पर जा गिरा। अजय की दाहिने पैर पर पहले से ही गोली लगी हुई थी और एक बार फिर से वह दर्द से तड़प उठा। अजय दर्द भरी आवाज में बोला, क्या तुम दोनों पति पत्नी पागल हो चुके हो? पत्नी गोली चलाती है और पति हाथ उठाता है। तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है कि मैं रिश्ते में तुम्हारा कोई लगता हूँ? सच में आप रिश्ते में कुछ लगते हैं? कुछ जल्दी याद नहीं आ गया आपको? तब याददाश्त आपकी कहाँ गई थी मिस्टर राजपूत, जब आपने मेरे भाई की जान पर हमला किया था? आपको पता है मेरा भाई शिवांगी से कितनी मोहब्बत करता था, आज भी करता है, लेकिन आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए उन दोनों को अलग कर दिया। और अब जब किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया, तो आप फिर से अपनी नई चालों के साथ आ गए। आपको क्या लगा जो सालों पहले हो गया वो फिर से दोहराया जाएगा? यह आपकी गलतफहमी है मिस्टर राजपूत। अतीत फिर से नहीं दोहराया जाएगा। इस बार अतीत बदलेगा और इसे बदलने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अतुल अजय से बोला। अजय का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। उसने जो इतने साल से अपनी प्लानिंग के हिसाब से किया था, वो प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। पूरी जायदाद पाने के लालच में उसने अपनी ही भतीजी का एक्सीडेंट करवा दिया, अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अजय को कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी कुछ पल गुजरे ही होंगे कि वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा, जिसकी आवाज सुनकर अजय दर्द भरी आवाज से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, नहीं अर्जुन, तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। मैं तो ऐसा ही करूंगा, क्या करूं? मैं तो खुद अपने हाथों से ही आपको मौत के घाट उतारता। लेकिन क्या करूं, शिवांगी को कानून के तरीके ही अच्छे लगते हैं। आपने जो दुख तकलीफ दर्द शिवांगी को दिया ना, उसके आगे तो पुलिस के हवाले करना तो बहुत छोटी सी सजा है। आपको तो दर्द से तरपा तरपा कर मारना चाहिए, ताकि आपको भी एहसास हो कि दर्द क्या होता है। अर्जुन की बातें अजय के कानों में चुभ रही थी, लेकिन इस वक्त अजय कुछ नहीं कर सकता था। उसका पैर पहले से ही घायल था और उसके सभी आदमी पहले से ही अर्जुन के आदमियों से घिरे हुए थे। इस वक्त वह सभी के बीच अकेला ही था। अगले ही सेकेंड वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर की पूरी टीम आ पहुंची। उस टीम के साथ वहां के कमिश्नर भी वहां पर आ पहुंचे थे। कमिश्नर ने अर्जुन और अतुल को देखा और कहा, मिस्टर शेखावत, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिस्टर अजय राजपूत को किडनैपिंग और जानलेवा हमला करने के बयान पर बहुत ही सख्त से सख्त सजा होगी। हमें पूरा विश्वास है आपका कमिश्नर साहब। अब आप इन्हें लेकर जाइए। मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा देर अपनी आंखों के सामने देखूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाऊंगा और कानून को अपने हाथ में ले लूंगा। अर्जुन ने तीखी नजरें अजय के ऊपर डालते हुए कमिश्नर से कहा। कमिश्नर ने हवलदार की तरफ देखा और अजय और उसके बाकी सभी साथियों को तुरंत हिरासत में लेने के लिए कहा। जैसे ही हवलदार अजय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अजय खुद को बचाने के लिए तुरंत बोला, कमिश्नर साहब, ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। बिना जाने आप मुझे अरेस्ट करने की गलती नहीं कर सकते। अगर मेरे भाइयों को पता भी चल गया तो वह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर आपके भाइयों को पता भी चल गया मिस्टर राजपूत, तो भी मुझे नहीं लगता कि वह आपको जेल से बचा भी पाएंगे। आखिरकार आपने उनके ही बच्चे पर हमला किया है। यहाँ तक कि जब आपने खुद की बेटी को नहीं अपना माना, तो दूसरे के बच्चे को तो आप क्या ही अपना मानेंगे। चिंता मत कीजिए, आपके भाइयों तक आपकी खबर पहुंचा दी गई है और उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दे दिया है कि वह आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अतुल ने कहा। अतुल के शब्द सुनकर अजय तीखी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। कमिश्नर ने कहा, उनकी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, आप लेकर जाइए कमिश्नर। हम इन्हें किसी भी हाल में जेल से बाहर देखना भी नहीं चाहते। जब हमने पहले भी कह दिया था कि हमने इनके साथ हर रिश्ता तोड़ दिया है, तो इनको जेल से बाहर निकलवाने में हम साथ भला क्यों देंगे। ठीक उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज आई। जब अजय और बाकी सभी लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा, तो वहां पर विनय और अनिल जी खड़े हुए थे।
शिवांगी की नजर जैसे ही अनिल जी पर गई, वह दौड़ते हुए अनिल के गले लग गई। अनिल ने प्यार से शिवांगी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसे हो बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांगी ने जवाब दिया। अनिल और विजय जी को वहां देखकर अजय की जो उम्मीद कुछ देर के लिए टूट गई थी, वह फिर से जुड़ गई। वह तुरंत अपने भाइयों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, विजय, अनिल, देखो मुझे बेवजह ही गिरफ्तार किया जा रहा है, समझाओ इन्हें कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। अजय की बात सुनकर अनिल जी अजय के पास आकर बोले, सही कहा आपने, आप ऐसे वैसे इंसान नहीं बल्कि हद से ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं। जो इंसान अपने फायदे के लिए किसी को मौत के घाट उतार सकता है, वो ऐसा वैसा इंसान हो भी कैसे सकता है? वो तो शैतान को भी पीछे छोड़ सकता है। उसकी हैवानियत हद से ज्यादा भयंकर होती है और ऐसा ही कुछ आपके साथ है। आपने हमेशा से विजय भाई साहब को भड़काया, उन्हें कहा कि घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, और जहां तक विजय भाई साहब की बात है, उन्होंने हर एक बात बिना ना किए सर झुकाकर आपकी मानी। लेकिन आपने क्या किया? उनकी ही बेटी की ऐसी दुर्दशा उनके आंखों के सामने ही उनकी बेटी के ऊपर अत्याचार होता रहा, लेकिन उनके आंखों के ऊपर आपके प्यार की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अनिल जी ने विजय जी की तरफ एक नजर मारी और फिर से अनिल ने अजय जी से कहा, देखिए उनकी तरफ, अपने कदम आपकी तरफ आगे बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। आप उनके बड़े भाई थे, यहाँ तक कि मेरे भी। हमने आपको अपने पिता के समान माना था। हमें लगा था कि जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। लेकिन हमें क्या पता था आपके सपने ही परिवार को तोड़ने वाले थे। आपका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, जायदाद को हासिल करना। इस जायदाद को पाने के लिए आपने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, अपनी ही भतीजी को मारने की साजिश रची। अब तो मुझे यह शक हो रहा है, मुंबई में शिवांगी को किडनैप करके गाड़ी से नीचे धक्का दिया गया था, वो ऐसे नहीं हुआ था। कहीं न कहीं उसमें भी आपका ही हाथ होगा। मुझे अब सच में खुशी हो रही है भाई साहब कि मैंने एक सही फैसला लिया, अर्जुन और शिवांगी की शादी करवाकर। अगर उस दिन मैंने यह फैसला ना लिया होता, तो शायद आप तो अपने मकसद में कामयाब हो जाते और हम अपने शिवांगी को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। अजय चुपचाप अपने भाई की बात सुन रहा था। आखिरकार सुनता भी क्यों ना, उसके पास बोलने के लिए था भी क्या? जो कुछ भी आज अनिल कह रहा था, वह सब सच तो था ही। जायदाद के पीछे ही तो उसने इतना कुछ किया था, लेकिन जिस कारण वह किया था, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसने अपना प्यार, परिवार, जो उसके बाद सिर झुकाकर मानता था और उसकी इज्जत करता था, उस अजय ने वह परिवार खो दिया। कमिश्नर साहब अजय को लेकर वहां से चले गए। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ विजय जी, अनिल जी और शेखावत परिवार खड़ा हुआ था। शिवांगी अभी भी अनिल के ही गले लगी हुई थी। अनिल ने फिर से शिवांगी की तरफ देखा और कहा, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी तरह से अपनी रक्षा कर सकती हो। बिल्कुल चाचा जी, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन हो गया। शिवांगी ने कहा ही था कि इस वक्त अतुल की आवाज उसे सुनाई दी, लेकिन तुम्हारा पैर ठीक हो गया, इसके बारे में तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी, यह सोच सोच कर कि तुम्हारा पहले ही हाल खराब है और अब ऊपर से तुम्हारी किडनैपिंग हो चुकी है। वह तो अच्छी बात है कि अर्जुन ने तुम्हें कंगन दिया हुआ था। अगर तुम लोकेशन ट्रैकर को ऑन ना करती, तो हमें तो तुम्हारे लोकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। सॉरी जीजू, जल्दीबाजी में मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शिवांगी ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। शिवांगी ने महसूस किया कि वहां पर अर्जुन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जीजू, अर्जुन दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या इतना नाराज है मुझसे कि मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा उन्होंने? शिवांगी ने इधर उधर नजर घुमाते हुए अतुल से पूछा। शिवांगी की बातें सुनकर अतुल ने भी महसूस किया कि वहां पर वाकई में अर्जुन मौजूद नहीं था। अतुल ने कहा, हो सकता है, जाओ मना लो। शिवांगी ने अनिल की तरफ देखा और कहा, आती हूँ चाचा जी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से 9-2-11 हो गई। शिवांगी अर्जुन को ढूंढते ढूंढते जंगल एरिया से काफी दूर निकल आई, लेकिन उसे कहीं भी अर्जुन दिखाई नहीं दिया। अभी यह कहाँ चले गए? नाराजगी थी तो बात करके भी नाराजगी दूर की जा सकती थी। इस तरह से दूर जाकर कौन सी नाराजगी दूर होती है भला? शिवांगी बड़बड़ाई। इतना कहकर शिवांगी फिर से आगे की तरफ अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी।
अभी 3 से 4 मिनट ही गुजरे होंगे कि शिवांगी को उस जंगल में एक झरना दिखाई दिया और उस झरने के पास ही उसे एक आदमी की पीठ दिखाई दी। शिवांगी उसे देखकर ही पहचान गई कि वह और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही था और अर्जुन के कदम उसी तरह बढ़ गए। अर्जुन इस वक्त झरने के पास बैठा हुआ था और शिवांगी जाकर अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। इस वक्त अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था कि शिवांगी उसके पीछे खड़ी हुई है। अर्जुन ने अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह पत्थर झरने में फेंकने वाला था कि ठीक उसी वक्त उसे शिवांगी की आवाज सुनाई दी। आप अचानक से वहां से चले क्यों आए? शिवांगी की आवाज सुनते ही अर्जुन के हाथ वहीं रुक गए। शिवांगी की आवाज सुनने के बाद भी अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका लगातार ध्यान झरने से बह रहे पानी के ऊपर ही था। अर्जुन का इस तरह से चुप रहना शिवांगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन के बिल्कुल नजदीक आकर खड़े हो गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगर इतना ही नाराज है तो उसका गुस्सा खुद पर निकालने का कोई फायदा नहीं। आप अपनी नाराजगी मुझ पर भी निकाल सकते हैं। शिवांगी ने इतना कहा ही था कि अर्जुन ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ा और उसे एक झटके के अंदर ही अपने तरफ खींच लिया। शिवांगी अर्जुन की गोद में ही बैठे हुए थी। शिवांगी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्जुन कुछ ऐसा करेगा। इस वक्त घबराहट की वजह से उसकी आंखें बंद थी। अर्जुन ने धीरे से शिवांगी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और धीरे से उसके कान में जाकर कहा, तो अब बताओ कैसे निकालूं अपनी नाराजगी? अर्जुन की आवाज अपने इतने करीब आकर शिवांगी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और वह अर्जुन की गहरी काली आंखों में देखने लगी। इस वक्त अर्जुन पूरी शिद्दत से उसे देख रहा था। शिवांगी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसे इस तरह से खींच लेगा। वो चौंक कर अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? शिवांगी बोली, नाराज तो हूँ। आखिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम्हें सब कुछ याद है? अर्जुन बोला, सॉरी, लेकिन सच का भी पता लगाना बाकी था और इस तरह से मैं बिना सच सामने लाए अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। वह तो जो कुछ भी उस दिन हुआ नैना और रागनी की वजह से हुआ। अगर वह दूध में वह नशे वाली दवाई नहीं मिलाती तो शायद हमारे बीच जो कुछ भी उस दिन हुआ वह होता भी नहीं, क्योंकि मैं बड़े पापा का सच सामने लाने के बाद ही अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शिवांगी बोली, मैं रिश्ते की शुरुआत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से पता है भाभी की क्या हालत हो रखी है। उन्हें तो इतनी चिंता हो रही है कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया तक नहीं और तुम मैडम अलग ही मिशन में लगी हुई हो। अर्जुन शिवांगी से नाराज हो रहा था कि इस वक्त उसे अपना फोन रिंग करता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना फोन देखा तो फोन अतुल का आ रहा था। शिवांगी की तरफ अर्जुन ने एक नजर देखा और फिर अगले ही पल उसने कॉल पिक कर लिया। हेलो भाई। शिवांगी, क्या तुम्हारे पास है? अतुल ने पूछा। तो अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ भाई, वह मेरे पास ही है। देखो अर्जुन, रूठना मनाना अगर करना है तो घर चलकर करो। यह जंगल का एरिया है, यहाँ पर रूठना मनाना सही नहीं है। जल्दी से वापस मेन सड़क पर आओ। अतुल फोन की तरफ से अर्जुन को ऑर्डर देते हुए बोला। अर्जुन भला अपने भाई की बात कैसे टाल सकता था। उसने तुरंत वहां आने के लिए हाँ में जवाब दे दिया। अर्जुन ने जैसे ही फोन रखा उसने शिवांगी की तरफ देखा जो अभी भी उसकी बाहों के घेरे में ही थी। मुझसे झूठ बोलना और सच छुपाना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से चलना होगा। यह कहते हुए अर्जुन ने शिवांगी को खड़ा किया और उसे लेकर जंगल से बाहर निकल गया। अर्जुन जब जंगल से बाहर निकला तो उसने सड़क पर अतुल और बाकी सदस्य को खड़ा हुआ देखा। विजय जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वह जब से आए थे बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। शायद उन्हें गहरा सदमा लगा था अपने भाई अजय का सच जानकर। अपने पिता को इस तरह से शांत देखकर शिवांगी को भी कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंदाजा था कि इस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही है। शिवांगी ने अर्जुन का हाथ छोड़ और विजय जी के पास आकर बोली, पापा, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त बड़े पापा के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को कोस रहे होंगे, लेकिन अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वह हो चुका है पापा। अनिल भी अपने भाई के पास आया और बोला, हाँ भाई साहब, शिवांगी सही कह रही है। जो होना था वह तो हो गया। आपने और मैंने
उन्हें अपना बड़ा भाई माना था, लेकिन उन्होंने तो हमें सिर्फ अपना मोहरा समझा और हमारा अपने मुताबिक इस्तेमाल किया। तो फिर अब जब उनका सच हमारे आंखों के सामने आ चुका है, तो हम उनके बारे में अफसोस क्यों करें? आप शायद भूल रहे हैं कि जिसके बारे में आप अफसोस जता रहे हैं, उन्हें हमारी रत्ती भर फिक्र नहीं है। शायद जेल में रहकर वह परिवार की वैल्यू अच्छे से समझ पाए। जायदाद, धन दौलत से कुछ नहीं होता। अगर सबसे बड़ी दौलत है, तो वह परिवार है। विजय जी ने प्यार से शिवांगी के सर पर हाथ रखा और अगले ही पल गले से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गई। कहीं न कहीं वह सच में अपने आप को ही कसूरवार मान रहे थे। अगर आज शिवांगी को कुछ भी हो जाता, तो विजय शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। उन्होंने सच में अजय को हर एक फैसला लेने की इजाजत दे दी थी, और यहाँ तक कि उनकी हर एक फैसले को अपनाने के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार रहते थे। उन्होंने शिवांगी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि अनिल ने तुम्हारी शादी अर्जुन से करवा दी। मुझ में शायद हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बड़े भाई के खिलाफ जाता, लेकिन अनिल ने सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचा। सॉरी बेटा, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि भाई साहब के प्यार के पीछे ऐसे मंसूबे होंगे। अगर मुझे इसके बारे में अंदाजा होता, तो शायद ऐसा कभी मैं होने भी नहीं देता। अनिल और शिवांगी ने विजय जी को समझाया, और यहाँ तक कि अतुल और अर्जुन भी उन्हें समझाने के लिए आगे आए। आखिरकार विजय की ज्यादा तो गलती नहीं थी, गलती थी तो इतनी कि उन्होंने अजय जी की हर एक बात आंख मूंद कर मानी, आंख मूंद कर उन पर विश्वास किया, जिसका नतीजा उन्हें आज मिल रहा था। अब मुझे चलना चाहिए पापा, अपने ससुराल, शिवांगी ने कहा, और अर्जुन के साथ वहां से शेखावत परिवार की तरफ निकल गई। अनिल और विजय दोनों इस वक्त उस गाड़ी को जाता हुआ देख रहे थे, जिस गाड़ी में अर्जुन और शिवांगी गए थे। जैसे ही वह गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हुई, विजय ने अगले ही पल अनिल को देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। थैंक यू सो मच अनिल। आज अगर मेरी बेटी खुश है, तो कहीं न कहीं उसमें तुम्हारा हाथ है। अगर मैंने भाई साहब की बात मानी होती, तो शायद मेरी बेटी एक ऐसे घर में शादी करके जाती, जहां उसे खुशियों के बदले गम मिलते। वह स्वर्ग में नहीं, एक नरक भरी जिंदगी जी रही होती। भाई साहब, शिवांगी अगर आपकी बेटी है, तो मेरी भी कुछ लगती है। मुझे तो बस इसी में खुशी है कि शिवांगी का प्यार उसे मिल गया। अनिल बोला। आपस में बातें करते करते वह दोनों भाई भी वहां से अपने घर की तरफ चले गए। तो दूसरी तरफ अतुल और अर्जुन दोनों शिवांगी को लेकर वापस शेखावत मेंशन पहुंचे, जहाँ पर गार्डन में ही मिसेस शेखावत और गायत्री मौजूद थे। गायत्री चिंता में अभी भी इधर से उधर चक्कर काट रही थी, तो वही मिसेस शेखावत बेंच पर बैठी हुई गायत्री को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त गायत्री को हैंडल सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, और वह थी शिवांगी। दीदी, अचानक से गायत्री के कानों में आवाज आई। गायत्री ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि शिवांगी खड़ी हुई थी। गायत्री ने जैसे ही शिवांगी को देखा, वह तुरंत ही शिवांगी की तरफ आ गई, और अगले ही पल उन्होंने शिवांगी का कान पकड़ा और खींचते भी बोली, मुझे अतुल ने सब कुछ बता दिया है। कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लगा है। मुझे लगा था तुम बदल गई हो, शरारत कम हो चुकी है तुम्हारी, लेकिन नहीं, कोई बदली बदली नहीं हो। जैसी शरारती तुम पहले थी, वैसे ही अब हो। दीदी, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। आप तो सबके सामने मेरा कान पकड़ रही है। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, इस घर की छोटी बहू हूँ। कम से कम इसका तो मान रख लीजिए ना। क्या आप सबके सामने मेरे कान खींच रही है? शिवांगी ने कहा। तो यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे।